Hi guys, welcome to my channel Score with Science, and I am back with part 2 of the science sample paper of class 10th CBSE. लास्ट पार्ट में मैंने आपसे 1 मार्क क्वेश्चंस को डिस्कस किया था. इस पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. क्वेश्चन नंबर 25 है कि द फॉलोइंग एक्टिविटी इज सेट अप इन साइंस लैब ईदर बाय टीचर. He clamped an aluminium wire on stand and fixed a pin to free end off the wire using wax. Okay. Then he heated wire with a burner from the end where the wire is clamped. Students observed the pin fall off. Question का first part आपसे पूछ रहा है, if the teacher replaces aluminium wire by silver wire, will the students observation change? Justify your answer. एंड बी पार्ट कह रहा है विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो आते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे. पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है. देखिए, पार्ट ए आपसे पूछा गया था कि इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज ये कि ऑब्जर्वेशन तो नहीं बदलने वाला है. उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखो एल्यूमिनियम और सिल्वर दोनों ही हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं. जब आप किसी एक एंड रॉड के एक एंड को हीट करोगे, ठीक है, तो वो एक एंड से दूसरी एंड की तरफ जाएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन, और वैक्स को मेल्ट करेगा और धीरे से पिन जो है वो आपकी गिर जाएगी. इनफैक्ट सिल्वर के केस में तो पिन जल्दी गिर जाएगी क्योंकि सिल्वर एल्यूमिनियम से बेटर कंडक्टर है. पार्ट बी में आपसे पूछा था विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो एल्यूमिनियम वायर मेल्ट नहीं करेगी. देखो एल्यूमिनियम का जो मेटल होता है ना, वो बड़ा ही उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है, अराउंड 660 डिग्री सेल्सियस के अराउंड उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. जबकि ये जो टेम्परेचर हम फ्लेम से दे रहे हैं, स्पिरिट लैम्प की फ्लेम से, ये बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में. तो सिर्फ हीट का कंडक्शन होगा लेकिन जो वायर है वो मेल्ट नहीं होगी. ठीक है, तो ये तो एक्सप्लेनेशन पार्ट था. देखते हैं आप लोग लिखेंगे कैसे इसको. ठीक है, तो लिखना कैसे है? ए पार्ट का आप आंसर लिखेंगे कि कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज बिकॉज सिल्वर ऑल्सो कंडक्ट्स दी हीट. एंड बी पार्ट का आप लोग आंसर लिखेंगे कि एल्यूमिनियम वायर विल नॉट मेल्ट since its melting point is 660 degrees Celsius is higher than the spirit lamp flame temperature. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. वैसे तो आपको 26 का ए या फिर बी पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, बट क्योंकि हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं आपको दोनों के ही आंसर्स बताने वाला हूं. An element X is stored in kerosene and cannot be extracted from its ore using a reducing agent. X forms an ionic compound on reaction with chlorine. तो पार्ट ए पूछा गया आपसे कैन बी स्टोर एक्स इन वाटर एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. एंड पार्ट बी में आपसे पूछा है आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर. पार्ट बी पे हम बाद में आएंगे, पहले पार्ट ए डिस्कस कर लेते हैं. एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट था कि कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर. देखो उन्होंने सबसे पहले ही आपसे क्या बोला हुआ है, अगर आप देखें कि एक्स तो है केरोसिन में स्टोर्ड है, और आपसे पूछा है कि क्या हम एक्स को पानी में भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर आपने सही से चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि एक्स को हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि एक्स जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है. अब ये एक्स या तो सोडियम हो सकता है या फिर पोटेशियम हो सकता है, और ये वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करेगा. ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हीट निकलेगी, और इतनी हीट निकलेगी कि हाइड्रोजन गैस विल कैच फायर. ठीक है, फिर आपसे पार्ट बी पूछा है कि आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स एंड नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर. देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्स या तो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि एक्स इज सोडियम. आप पोटेशियम भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा. सोडियम जो है केरोसिन में स्टोर किया जाता है. क्यों? क्योंकि वो एयर और वाटर यानी कि मॉइस्चर तक से रिएक्ट कर जाता है. सोडियम को हम कार्बन से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस करके मोल्टन सोडियम क्लोराइड का. अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की बात आ गई है और रिएक्शन आपसे पूछ ली गई है, तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड हम लेंगे विच विल बी लिक्विड फॉर्म. जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मेटल मिलेगा हमें सोडियम का और क्लोरीन गैस निकल जाएगी. अब क्योंकि यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस की बात आ गई है, तो मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार इसका पूरा प्रोसेस बता दूं, लेकिन उससे पहले हम फाइनल आंसर डिस्कस करेंगे. तो फाइनल आंसर में हम लिखेंगे नो, बिकॉज एलिमेंट एक्स जो है वायलेंटली रिएक्ट कर जाएगा वाटर से, जिसमें आपसे पूछा था कि क्या हम इसे केरोसिन में स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. दूसरा एक्स क्या है? एक्स सोडियम है. आप पोटेशियम भी ले सकते हैं. एंड कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा? एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl. अगर आप यहाँ पे पोटेशियम लिखते हैं तो ध्यान रहे कि आप यहाँ पे NaCl की जगह KCl लिखेंगे.
ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन होगी, जहां जहां आपने सोडियम लिखा है वहां आप उसे पोटेशियम से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसका पूरा डिटेल्ड एक बार बता दूं प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक बीकर लेते हैं। ओके, इस बीकर में जो है हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स को हम वायर और बैटरी की मदद से अटैच करते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स में जो है हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। ठीक है, जो कि मोल्टेन NaCl होता है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ। ये मोल्टेन NaCl को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा लिक्विड, एक ऐसा एक्वा सोल्यूशन जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। तो जैसे ही इस मोल्टेन NaCl पे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में। ध्यान रहे, सोडियम आयंस को हम कहते हैं कैटायंस और क्लोराइड आयंस को हम कहते हैं एनायंस। कैटायंस जो है वो अट्रैक्ट होते हैं कैथोड पे। कैथोड एक नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। दिस विल बी कैथोड, ओके, एंड दिस विल बी एनोड। ठीक है, एनायंस नेगेटिवली चार्ज होने के कारण जो है वो एनोड पे अट्रैक्ट होंगे। एनोड जो है एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है। तो अगर मैं एट एनोड के रिएक्शन की बात करूं, दो क्लोराइड आयंस एनोड पे जाएंगे, they will lose their 2 extra electrons and form chlorine gas। एंड अगर मैं कैथोड पे रिएक्शन की बात करूं तो दो सोडियम आयंस जाएंगे, they will accept 2 electrons and form सोडियम मेटल। अब अगर मैं इसके ओवरऑल इक्वेशन की बात करूं, क्योंकि आपसे कभी कभी ओवरऑल इक्वेशन कहने को या लिखने को आता है। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी कि मैंने जो है 2 NaCl लिया था लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मोल्टन फॉर्म में, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया। ठीक है, तो मुझे मिला सोडियम मेटल और साथ में मुझे मिला क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl का। अब आ जाते हैं पार्ट बी पे, जिसमें आपको ऑप्शन में वो करना होगा। आपसे पूछा गया है कि द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड ऑफ कॉपर। दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर। Why do the domes appear greenish though copper is orange red in color? In your opinion, should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problem of change of color of copper domes? Third point, domes used to be made from thin sheets of metal. Why did the ancient architects use copper to make domes? ठीक है, एक एक करके हम सारे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपसे पूछा था कि भाई ये जो डोम्स हैं जो ग्रीन कलर के हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं, जबकि कॉपर का ओरिजिनल कलर तो ऑरेंज रेड है। तो ऐसा होता है कि कॉपर जो है धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड मतलब मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ये सब किसमें प्रेजेंट होता है? एयर में। तो इससे जो है ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। यही ग्रीन कलर की लेयर होती है। दूसरे में पूछा था कि क्या आपको लगता है कि कॉपर डोम्स को आयरन डोम से रिप्लेस कर देना चाहिए ताकि ये जो कॉपर पे ग्रीन कलर आता है इसकी प्रॉब्लम खत्म हो सके? तो भाई देखो, आयरन डोम्स से नहीं रिप्लेस करना है, क्योंकि आयरन भी रस्ट खाएगा, रस्ट होगा, उसमें जंग लगेगी, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, जो कि आयरन को वीक बनाती है और आयरन जो है पूरा डैमेज हो जाएगा, जिससे सारे डोम्स डैमेज हो जाएंगे। वेरएज जो ये ग्रीन कोटिंग है कॉपर की, हाँ इसे हम कोरोजन जरूर कहते हैं, लेकिन ये बड़ी ही प्रोटेक्टिव कोटिंग है। मतलब जो अंदर का कॉपर है वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आयरन से। अब आपसे पूछा है कि डोम्स जो कि पतली शीट ऑफ मेटल से बनते थे या बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ये एंशिएंट आर्किटेक्ट कॉपर का क्यों इस्तेमाल करते थे? तो कॉपर देखो ये मैलिएबल है, पतली शीट से बनाना है ना, तो हमें पतली शीट बनाने के लिए मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैलिएबिलिटी का। तो कॉपर मैलिएबल है जिससे कि पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं। ऑल्सो ड्यूरेबल है और कोरोजन को रेजिस्ट करता है। मतलब ये जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है ये अंदर के कॉपर को तो बचा लेगी, मतलब आयरन की तरह खोखला नहीं हो जाएगा कोरोजन पे। ठीक है, इसलिए कॉपर का इस्तेमाल किया गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहला लिखेंगे कि ये ग्रीनिश कलर क्यों आता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से आता है। आयरन से नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि आयरन में जंग लग जाएगी। ठीक है, ड्यूरेबल नहीं है, जबकि जो कॉपर की ग्रीन लेयर है वो उसे प्रोटेक्ट करती है। तीसरी चीज, कॉपर मैलिएबल होता है। क्यों कॉपर का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि मैलिएबल है, इसकी पतली शीट्स बनाई जा सकती है और काफी ड्यूरेबल भी होता है।
ठीक है, तो बेसिकली आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि अमृता ने इलेक्ट्रोलाइज किया है डिस्टिल वाटर को, जो कि ये सेटअप आपको दिखाया गया एनसीईआरटी का प्रॉपर फिगर है यहाँ पे। शी वॉज एक्सपेक्टिंग 2 गैसेस टू बी इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली, तो उसे लग रहा था कि 2 गैसेस इवॉल्व होंगी, ठीक है, लेकिन उसने धीरे से देखा कि जब ये सर्किट में इसने ये बल्ब लगाया, तो जब इसने डिस्टिल्ड वाटर यूज किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर जब इसने यूज किया तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इस रियलाइजेशन के बाद शी एडेड अ सब्सटेंस टू द डिस्टिल्ड वाटर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक प्लेस, उसके बाद उसने एक चीज डाली, एक सब्सटेंस डाला, कुछ मिक्स किया ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। तो सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि विच गैस वाज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड विच वन एट द कैथोड रिस्पेक्टिवली, कौन सी गैस एनोड पे बनेगी, कौन सी गैस कैथोड पे बनेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो बल्ब ग्लो क्यों नहीं किया। तीसरा, विच सब्सटेंस वाज एडेड बाय अमृता टू डिस्टिल्ड वाटर टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, किस सब्सटेंस का ऐड किया था अमृता ने तब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि कौन सी गैस एनोड और कैथोड पे एक्सपेक्ट की जा रही थी, ठीक है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल प्रोसेस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, उसमें अगेन हमने जो है इलेक्ट्रोड्स डाले हैं। ये इलेक्ट्रोड्स कमर्शियल लेवल पे वैसे तो प्लैटिनम के बने होते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ग्रेफाइट दिया हुआ है, लेकिन अगर कमर्शियल लेवल पे देखें तो ये प्लैटिनम के होते हैं। फिर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट में डिस्टिल्ड वाटर यानी कि प्योर वाटर डालोगे अगर, तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली है, उसके साथ तुम्हें कुछ ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना ही पड़ेगा। एसिड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में बड़ी ही हेल्प करता है, ठीक है। एक बार ऐसा हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो जाएगी। वाटर पर से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, वाटर पर से जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो दिस विल ब्रेक इनटू H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस, एंड जब H2SO4 पर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, ठीक है, तो इट विल ब्रेक इनटू 2H पॉजिटिव आयंस एंड SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे जो कैटायंस हैं वो सेम है, हाइड्रोजन, वेरएज हमारे एनायंस जो है वो डिफरेंट है, हाइड्रो ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो कैटायन जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड एंड एनायंस विल मूव टुवर्ड्स एनोड। पर जब दो अलग एनायंस होते हैं तो कोई एक ही है जो पहले डिस्चार्ज होता है। इस केस में हाइड्रो ऑक्साइड एक ऐसा एनायन है जो पहले डिस्चार्ज होगा। इसके लिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जो कि एनसीईआरटी में नहीं डिस्कस की गई है, ठीक है। इसके लिए आप याद रखेंगे कि OH विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा एट एनोड, क्या होगा देखिए, एट एनोड जो है 4 OH नेगेटिव आयंस जाएंगे, अपने 4 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एंड दे विल बिकम 2H2O एंड O2, ठीक है। एंड एट कैथोड क्या होगा, 4H पॉजिटिव आयंस जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे विल फॉर्म 2H2 गैस, यहाँ पे O2 गैस। यानी कि अगर हम ध्यान दें तो एनोड पे मुझे मिल रही है ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे मुझे मिल रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि भाई ये इक्वेशन जो है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 4OH 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बना। तो बस ये समझ लो कि मान लो 4 OH हैं, ठीक है, ये बस तुम्हें समझाने के लिए है। तो यहां देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो बने 2 वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। मुझे लगता है आपको पता होगा कि हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन मिलके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे बनाएंगे। ये 2 हाइड्रोजन मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन आटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये हो गए आपके 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अगर अभी तक आपको ये इक्वेशन नहीं समझ में आती थी और आप रटते थे तो अब आपको समझ में आएगी। तो हमारा सवाल क्या था, फिर से आ जाते हैं कि कौन सी गैस जो है एनोड पे आएगी, कौन सी कैथोड पे आएगी। तो एनोड पे बेटा आएगी ऑक्सीजन और कैथोड पे आएगी हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं
आपसे पूछा गया था कि बल्ब जो है ग्लो क्यों नहीं करेगा डिस्टिल्ड वाटर में। देखो डिस्टिल्ड वाटर में ना अपने कोई आयंस होते नहीं है, ठीक है, ये बड़ा ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी फ्री आयंस नहीं होता है, और क्योंकि आयंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होगी और इसलिए बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तीसरा पार्ट क्या पूछा था कि कौन सा सब्सटेंस ऐड किया, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कि यहाँ पे ऐड किया गया H2SO4। हालांकि कोई सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन H2SO4 ही ऐड करना ज्यादा प्रेफरेंशियल है, क्योंकि अगर आप सॉल्ट ऐड करेंगे तो एक डिफरेंट प्रोसेस चालू हो जाएगा और इससे जो है बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ये तो था पूरा एक्सप्लेनेशन। आइए देखते हैं आंसर्स कैसे लिखेंगे। आपसे पूछा था कि एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, आप लिखेंगे ऑक्सीजन, और कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी, आप लिखेंगे हाइड्रोजन। दूसरा, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट हुई, क्योंकि उसमें कोई भी फ्री आयंस नहीं थे। तीसरा, अमृता ने कौन सा सब्सटेंस डाला, वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला या फिर कोई छोटा सा हल्का सा थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड बेस, मतलब इनमें से कोई भी, बट अगर मेरी माने तो आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन था, सीबीएसई अब विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन देती है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं आएगा, ठीक है। आपसे पूछा था, ये 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई बताइए कौन सी टाइप की इक्वेशन है, ठीक? तो सबसे पहली इक्वेशन है ZnO प्लस कार्बन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहली इक्वेशन आपकी क्या दी हुई है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, जिंक के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यहां से यहां तक हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां से यहां तक हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं रिडक्शन। और अगर हम यहां पे देखें तो कार्बन पे यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वेरस यहां पे कार्बन के पास ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये जो ए वाली रिएक्शन हुई, तो ये एक कैसी रिएक्शन हुई, ये ए वाली रिएक्शन हुई रीडॉक्स रिएक्शन, रीडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं बी वाली कौन सी इक्वेशन थी, जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया है तो बना है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मैं बी वाली इक्वेशन की बात करूं तो जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया है टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, क्या पढ़ाया जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और वो भी कैसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये है एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एक थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरी रिएक्शन देखिए क्या है, मैं एक बार फिर से तीसरी रिएक्शन दिखा देता हूं, 2Mg प्लस O2 gives 2Mg प्लस हीट, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहां पे कि 2Mg प्लस O2 gives 2MgO प्लस हीट। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, साथ ही यहाँ पे हीट भी निकल रही है, तो आप यहाँ पे 2 रिएक्शन लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। साथ ही ये जो बी वाली इक्वेशन है, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो है हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम आंसर में क्या लिख सकते हैं। आंसर में हम लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बी में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है कॉम्बिनेशन में जो है सी में, और उसके बाद जो है सी में आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में अभी भी कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री वाले बचे हुए हैं, वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूंगा।
एंड मैं आगे जो है और केमिस्ट्री के लेक्चर्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लास्ट मिनट रिवीजन कर सकें। साथ ही जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पिछले साल आए हैं हर चैप्टर से, आई विल मेक दोज फॉर यू टू। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you never miss an update. Thank you. This is your chemistry teacher signing off. Have a very good day ahead.